हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे, डॉक्टर पांडे क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्नेह दिल से, इस अपने हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मित्रों, सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, जो हमेशा वीडियो को अपलोड करने के पहले बोलना पड़ता है मुझे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए मित्रों, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं वीडियो आप लोगों के सम्मुख अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं। आइए मित्रों, आज का पहला टॉपिक कल अपलोड किया था, उसी आज दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं मित्रों। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। पार्ट 2 है। कल मैंने पार्ट 1 यूट्यूब पे अपलोड किया था, आज पार्ट 2, ठीक है ना। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड पेपर लेसन 2, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, इस पर चर्चा करेंगे आज मित्रों। मैंने इसमें मैप भी डाल दिया है, ठीक है ना। जो 10 गणराज्य थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 10 गणराज्य थे। कहाँ कहाँ थे देख लीजिए। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशल, पांचाल, कुरु, ये सब इसी क्षेत्र में थे, ठीक है ना। वज्जी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, ठीक है ना मित्रों। ये रहा मैप, आप इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। महात्मा बुद्ध के समय की गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। आइए प्रारंभ करते हैं। शासन पद्धति किस प्रकार की शासन पद्धति थी, इस समय इस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। गणराज्य की शासन व्यवस्था का स्पष्टता कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, किंतु यह बौद्ध संघों के कुछ नियमों, मान्यताओं एवं कार्य पद्धतियों के परिप्रेक्ष्य में इसकी सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। बिहार बड़े गणराज्य की शासन व्यवस्था मौर्यों, कोलीय आदि छोटे राज्यों की अपेक्षा भिन्न रही होगी, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता। जो गण की कार्यपालिका थी उसका अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे राजा कहा जाता था। सामान्य प्रशासन की देखभाल के साथ साथ गणराज्य में अतिरिक्त शांति, आंतरिक शांति एवं सामंजस्य बनाए रखना उसका एक प्रमुख कर्तव्य था। किसका? राजा का। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा, अर्थात उसे हम उपाध्यक्ष जिसे कहते हैं, उसे उपराजा भी कहते हैं। सेनापति, भंडागारी जिसे कोषाध्यक्ष कहते हैं, भंडागारी को, आदि प्रमुख थे। परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति अथवा संस्था में निहित होती थी। इस समिति के सदस्यों की संख्या काफी बड़ी होती थी। समिति के सदस्य भी राजा कहे जाते थे। एक पर्ण जातक के अनुसार, उसमें उल्लिखित है एक पर्ण जातक में, कि लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे तथा उपराजाओं, सेनापतियों और कोषाध्यक्षों की संख्या भी यही थी। कितनी? 7,707। इसी प्रकार एक स्थान पर साक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या 500 बताई गई है। यह संभवतः राज्य के कुलीन परिवारों के प्रमुख थे। जो कुलीन परिवार थे उस समय, उसके परिवारों के जो प्रमुख होते थे, जिसे मुखिया कहते थे, वो इसके सदस्य होते थे, जिन्हें राजा की पदवी का अधिकार प्राप्त था। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति, भंडागारी आदि पदाधिकारी भी होते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवी राज्य अनेक छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था या बटा हुआ था तथा प्रत्येक इकाई का अध्यक्ष एक राजा होता था। जो
अपने अधीन पदाधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन चलाता था। प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष केंद्रीय समिति के सदस्य, जो इकाई होती थी, प्रत्येक इकाई जो होती थी उसके अध्यक्ष जो होते थे केंद्रीय समिति के सदस्य होते थे। गणराज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे संधि विग्रह, कूटनीतिक संबंध, राजस्व संग्रह आदि के ऊपर केंद्रीय समिति के सदस्य संस्थागार में पर्याप्त वार्तालाप के पश्चात बहुमत से निर्णय लेते थे। जब रोहिणी नदी के जल वितरण के संबंध में कोलियों तथा शाक्यों के कृषकों के मध्य विवाद हुआ तो उन्होंने अपने अपने अधिकारियों को सूचित किया, और अधिकारियों ने किसे सूचित किया? अपने राजाओं को बताया। अधिकारियों ने क्या बताया दोस्तों? राजाओं को बताया। राजाओं ने इस विषय में वार्तालाप के पश्चात युद्ध करने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार कौशल नरेश विदुषी द्वारा राज्य पर आक्रमण किए जाने तथा उनकी राजधानी का घेरा डालकर उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने पर शाक्यों ने अपनी संस्था में आत्मसमर्पण अथवा युद्ध करने के विषय में विचार विमर्श किया। अंत में आत्मसमर्पण का निर्णय ले लिया, अर्थात युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध ही नहीं लड़ा गया। वार्तालाप के माध्यम से ही संधि विग्रह हो गए दोनों राज्यों के मध्य। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि संस्थागार की कार्यवाही आधुनिक प्रजातंत्रात्मक संसद के समान थी। यानी इससे यह पता चलता है संस्थागार जो प्राचीन काल में थे उसकी जो कार्यवाही होती थी, जो इस समय प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था है अपने भारत के, ये प्राचीन काल की ही देन है, जिसको लेकर आज की प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था चल रही है। संस्थागार में सदस्यों को निश्चित स्थान पर बैठने के लिए एक अधिकारी रहता था जिसे आसन प्रणापक कहते थे। यानी कि जो बैठाने के लिए, मतलब जैसे आए सदस्य लोग कहाँ किसको कहाँ बैठना है, तो इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था उस समय, जिसे आसन प्रणापक कहा जाता था। कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने के मतगणन आदि के लिए स्पष्ट एवं सुनिश्चित नियम होते थे। संस्थागार में रखा जाने वाला प्रस्ताव सामान्यतः 3 बार दोहराया जाता था। कितनी बार? 3 बार। तथा विरोध होने पर स्वीकार कर लिया जाता था। विरोध होने पर बहुमत लिया जाता था। विरोध हो गया, अब उसका बहुमत लिया जाता था। एक निश्चित सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। इसके लिए कोरम पूर्ण न होने पर सभा स्थगित कर दी जाती, अर्थात सदस्यों की संख्या अगर बैठक में पूर्ण नहीं है तो उस विषय में चर्चा नहीं होती थी और उस सभा को स्थगित कर दिया जाता था। संघ का प्रधान जो होता था उसे विनयधार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विनयधार कहलाता था वो संघ का प्रधान। कोरम को गणपूर्ति कहते थे। कोरम को एक नाम से और जानते थे, क्या कहते थे? गणपूर्ति। चुल्लवक जातक में संघ की कार्यवाही का उल्लेख प्राप्त होता है। समिति में विचारणीय विषय की सूचना पहले से ही दे दी जाती थी। यानी जैसे किसी विचार पर विचार विमर्श करना है या कोई कानून पारित करना है तो इसके लिए पहले से ही सदस्यों को सूचित कर दिया जाता था कि इस दिनांक को इस समय जो है बैठक होनी है और इस विषय पे बैठक में चर्चा होगी। यह पहले से ही सदस्यों को सूचित कर दिया जाता था, जिसे ज्ञप्ति कहा गया है। ज्ञप्ति अथवा प्रस्ताव में से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था, अन्य विषयों पर नहीं। ज्ञप्ति का 3 बार पाठ कराया जाता था। कितनी बार? 3 बार इसका जो है पाठ कराया जाता था।
जो सदस्य प्रस्ताव के समर्थक होते थे वे मौन रहते थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, और जो विरोधी थे वो बोलते थे। यदि वार्तालाप से निर्णय संभव नहीं हो पाता तो वोटिंग द्वारा या मतदान जिसे कहते हैं उसके द्वारा निर्णय लिया जाता था। मत विभाजन भिन्न भिन्न रंगों की शलाकाओं, भिन्न भिन्न रंगों की क्या थी? शलाकाओं द्वारा होता था। एक रंग की शलाका, एक रंग की शलाका मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, यहां शलाका होगा। शलाका का एक प्रकार के मत को सूचित करते थे। शलाकाओं को एकत्र करने वाला पोलिंग ऑफिसर, जिसे पोलिंग ऑफिसर कहते हैं, उस समय उसको कहा जाता था शलाका ग्राहक कहलाता था प्राचीन समय में। कभी कभी विवादग्रस्त प्रश्न अन्य राज्य संघों की सम्मति से अथवा किसी समिति के निर्णय से भी हल कर लिए जाते थे। अधिवेशन के पूर्ण कार्यवाही लेखबद्ध कर ले, जो अधिवेशन होता था जिस विषय में चर्चा होती थी उसको लेखबद्ध कर लिया जाता था। यह कार्य लिपिकों के द्वारा होता था। शलाका ग्राहक का पद महत्वपूर्ण था। यह पक्षपात, द्वेष, मोह, भय आदि से वंचित होते थे। केंद्रीय समिति की शासन व्यवस्था का मूलाधार थी। गणराज्यों की सरकार पर किसी का नियंत्रण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती थी। गणराज्यों में एक मंत्रि परिषद होती थी जिसमें 4 से 20 तक सदस्य होते थे, जिसे केंद्रीय समिति के द्वारा नियुक्त होते थे। केंद्रीय समिति के सदस्य राजधानी में ही निवास करते थे। केंद्रीय समिति के सदस्य जो थे वो प्रायः, यहां होगा प्रायः राजधानी में ही निवास करते थे और संस्थागारों में कार्यवाही का निर्णय करते थे। केंद्रीय समितियां न्याय का भी कार्य करती थी। दोस्तों यहां मिसप्रिंटिंग हो गया, इसके लिए मैंने यहां लिख दिया प्रायः, ठीक है ना दोस्तों। वज्र संघ की अन्य व्यवस्था के विषय में बुद्ध घोष की टीका में इन्होंने क्या लिखा? बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी में लिखा है, से जानकारी प्राप्त होती है। इनकी जो कृति है टीका की बुद्ध घोष की, उसका नाम है सुमंगल विलासिनी। इसमें से जानकारी प्राप्त होती है कि ज्ञात होता है कि वह भी संघ में 8 न्यायालय थे, कि संघ में जो थे 8 न्यायालय थे। उस समय संघ में 8 न्यायालय होते थे। इन्होंने, इससे ज्ञात होता है कि संघ में कितने न्यायालय होते थे? 8 न्यायालय होते थे। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जाता था जब वहां एक एक करके 8 न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र था। इन न्यायालयों के प्रधान अधिकारी इस प्रकार थे। ये जो 8 मतलब प्रधान अधिकारी थे उनके नाम दिए गए हैं। पहले थे विनिश्चय महामात, व्यवहारिक या व्यवहारिक जिसे कहते हैं, सूत्राधार या सूत्रधार कह लीजिए, अष्ट कुलक या अष्टकुलक कह लीजिए, भंडागारी को तो आप जानते हैं, कोषाध्यक्ष जिसे, सेनापति, उपराजा और राजा, ये 8 होते थे दोस्तों। राजा का न्यायालय अंतिम था।
जो राजा न्याय ले लेता था वो अंतिम निर्णय होता था। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा का पूर्ण प्रयास किया जाता था। गणराज्य में ग्राम पंचायतें भी थी जो राजतंत्र आत्मक राज्यों की ग्राम पंचायतों के समान ही अपना कार्य करती थी तथा कृषि व्यापार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा का कार्य पूर्ण प्रयास किया जाता था। गणराज्य में ग्राम पंचायतें भी थी जो राजतंत्रात्मक राज्यों की ग्राम पंचायतों के समान ही अपना कार्य करती थी तथा कृषि व्यापार उद्योग आदि के विकास का ध्यान रखती थी। इस प्रकार गणराज्यों के विधान तथा शासन के विषय में प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि ये राज्य बड़े ही सुव्यवस्थित से अत्यंत प्रभावित हुए थे और उनकी प्रशंसा की थी। यद्यपि बुद्धकालीन गणराज्य काफी शक्तिशाली व सुव्यवस्थित थे तथा उनका जो पतन हुआ उसके पीछे आपसी फूट, द्वेष की भावना, दलबंदी के साथ ही समकालीन राजतंत्र की विस्तारवादी नीति को उत्तरदायी माना जा सकता है। फिर भी तत्कालीन भारत में संघ का अपना विशेष महत्व था। इनकी बैठकों के विवरण से हमें जनता के राजनैतिक जागरूकता का बोध होता था। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सूचित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।